गाइस, अभी तक हमने क्या कवर किया है, फटाफट उसका एक रिकैप कर लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये कवर किया कि ये मार्केटिंग क्या होती है, जो इतने टाइम से हम औरों के मुंह से सुनते हुए आ रहे हैं। ये मार्केटिंग टर्म्स है क्या? ये प्रमोशन क्या होता है, ये सेल्स क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट क्या है, ऑफर डिस्काउंट, ये क्या चीज होती है। इन सारी चीजों पे हमने फोकस किया अभी तक। हमने ये देखा कि अगर हम अपने कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, एंटिसिपेट कर पा रहे हैं एंड सेटिस्फाई कर पा रहे हैं बाय कीपिंग अवर सेल्फ इन टू प्रॉफिट, तो हम एक अच्छे मार्केटियर हैं। अच्छी अच्छी कंपनियों ने लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व करी है। जैसे हमारे एक भाई बंधु को एक बार एक कंपनी में जॉब मिल गई, और उन्होंने जॉब के दौरान एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि यार, जब हमारा लंच ब्रेक होता है तो हमें बहुत कम टाइम मिलता है बाहर जाना, ऑर्डर करना और खाने खाने का। और इस दौरान हमें अपना मतलब फ्री टाइम मिल ही नहीं पाता, मतलब वो आधे घंटे का लंच ब्रेक आने जाने और खाने पीने में ही रह जाता है। तो क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बना दी जाए जहाँ पे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके अपने ऑफिस ही पहुंच जाए। क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बना दी जाए जहाँ पे कभी भी ऑर्डर करो तो फूड घर पे डिलीवर हो। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक कंपनी का जन्म हुआ जिसे हम आज की तारीख में जोमेटो के नाम से जानते हैं। दो अच्छे आईआईटीएन ने इसकी शुरुआत करी थी एक बेसिक बहुत ही सिंपल वेबसाइट से। उस वेबसाइट पे केवल मेन्यू हुआ करते थे। मेन्यू से एप्लीकेशन और एप्लीकेशन से डिलीवरी, और उसके बाद ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया। बहुत लंबा सफर है जोमेटो का। लेकिन शुरुआत कहाँ से थी? शुरुआत थी कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से। एक आदमी जब नाइट शिफ्ट करके वापस आता है, ना तो मेड खाना बना के गई है, ना उसकी हिम्मत है खाना बनाने की। ऐसे टाइम पे जोमेटो काम आएगा। वहां से शुरुआत हुई। इसी तरह चार पहिया वाहन में हर आदमी के बैठने का सपना है, लेकिन चार पहिया अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर हम टैक्सी बुक कराते थे आज से 5-6 साल पहले या 10 साल पहले, तो ड्राइवर का अपना अलग ही एटीट्यूड हुआ करता था। ड्राइवर इज लाइक द ओनर ऑफ द कार। आप अगर गाड़ी में उसे ये बोल दो ना कि भैया एसी ऑन कर दो, तो वह एसी नहीं चलेगा, गाना नहीं बजेगा, गाना मेरी मर्जी से बचेगा। आप उसे बोलो भैया कहीं पर रोक लेना, है मैं बोलूंगा तब रुकेगी कार। तो ड्राइवर अपनी मनमानी करते थे। when they are very rude sometime। तो ऐसा भी होता था कि बोलते थे 6 बजे निकलना है, अगर आप गाड़ी में बैठोगे तो चलोगे, वरना छोड़ के निकल जाऊंगा, एंड यू हैव टू सिट विद देम। लेकिन इसी प्रॉब्लम को अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए, तो ये ड्राइवर परेशान भी थे अपने जीवन में। जो गाड़ी इन्होंने ले रखी है, जिसके ये मालिक बने बैठे हैं, वो ईएमआई पे है। डेली ईएमआई का पैसा कैलकुलेट करो तो बहुत होता है। और इनकी गाड़ियों की एक प्रॉब्लम थी, 15 दिन बुकिंग है, लेकिन 15 दिन खाली खड़े हुए हैं। बुकिंग आई तो बहुत लंबी लंबी बुकिंग आ गई कि यहाँ पे चार धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं, हम घूमने चले गए जयपुर। तो एक ड्राइवर की फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो एक हफ्ता 15 दिन अपने परिवार से दूर है। तो या तो बच्चा 15 दिन पापा का चेहरा नहीं देख पा रहा है बेचारा, और फिर अगर बुकिंग नहीं हो रही तो 15 दिन पापा का डेली चेहरा देख रहा है बेचारा। तो एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाला एरिया था ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर एक कंपनी आई, उसने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि ड्राइवर डेली काम पे जाए और डेली टैक्सी चलाए, क्योंकि ईएमआई भी डेली बेस पे कैलकुलेट हो ही रही है, और लोगों को भी बैठना है चार पहिया वाहन में। प्रॉब्लम कहाँ है पे कि ड्राइवर बड़ा बदतमीज है, एसी चलाता नहीं है, गाने सुनने नहीं देता। ठीक है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है ओला। कैब बुक करने वाला भी खुश, कैब चलाने वाला भी खुश। मेरे को चार पहिया वाहन अपने प्राइस रेंज में मिल गया। आज की तारीख में ड्राइवर ये नहीं बोलता है गली के बाहर आ जाओ। ड्राइवर अब ये बोलता है मैडम जहां हो वहीं रहना, मैं स्पॉट पे आ रहा हूँ। आज की तारीख में आप बोलते हो ना एसी नहीं चल रहा, तो एकदम कंप्लेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो। और ऐसे ही ओयो बना। ओयो कैसे बना? होटल इंडस्ट्री में या तो होटल 5 स्टार बहुत ही महंगे हैं, ठीक है। मैंने इवेंट्स में काम किया है तो मुझे पता है होटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। मतलब 15,000 रुपए से शुरू होते हैं अच्छे होटल, और बहुत महंगे महंगे। और अगर सस्ते हैं तो उसके अंदर कोई सर्विस नहीं है।
बेडशीट गंदी है, बाथरूम अच्छा नहीं है, सर्विस प्रॉपरली नहीं है। तो ओयो ने क्या किया, रितेश ने, कि उन्होंने इन होटल ऑनर से बात करी कि देखो आपके होटल को थोड़ा सा साफ करेंगे, नई बेडशीट बिछाएंगे, टॉयलेटरीज रखेंगे, टॉवल नया देंगे, और आपकी बुकिंग हम लेके आएंगे। केवल इस एक कस्टमर पेन एरिया को आइडेंटिफाई करके ओयो बन गया। ओयो ने ये नहीं किया कि होटल को अच्छा बनाएंगे, नहीं, जो पेन एरिया थे ना, कि कस्टमर को क्या कंप्लेंट है वो आइडेंटिफाई करो, है ना, मार्केटिंग की डेफिनेशन, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करी। उसने ये नहीं बोला होटल खराब है, उसने पेन एरिया आइडेंटिफाई किया कि यार उन्हें ना साफ बेडशीट, साफ टॉवल, क्लियर वॉशरूम ये चाहिए। तो ये तीन चीजें प्रॉमिस करके दे दो, ये मिलेगा ही मिलेगा। और इसी तरह एक और कंपनी आई, उन्होंने भी कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि यार सब लोगों को इंटरनेट का बहुत ज्यादा पैसा देना होता है। आप याद करो जब एयरटेल का इंटरनेट चलता था तो 300 रुपए का 1 GB आता था, और आज की तारीख में 300 रुपए में डेली 1 GB आता है। मैं ज्यादा बोल गया, सॉरी, 150-200 रुपए में पर डे 1 GB आता है। तो धीरू भाई अंबानी ने भी ये प्रॉब्लम, सॉरी, मुकेश अंबानी ने भी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन दिया। तो हम ये समझ गए हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग का मेन पहला स्टेप रहेगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ योर कस्टमर। कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसके बाद अपनी कंपनी बनाओ कि मेरी कंपनी या मैं, ठीक है, आप भी हो सकते हो, आपकी कंपनी भी हो सकती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। मुझे प्रॉब्लम पता चल गई, मार्केट की प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई करनी, बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर। नॉर्मल प्रॉब्लम तो हर कोई सॉल्व कर रहा है, ऐसी प्रॉब्लम जो कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, और उस प्रॉब्लम के लिए या तो खुद या अपनी टीम तैयार करो सॉल्व करने के लिए। अकेले करना मुश्किल है, टीम करेगी तो अच्छे से हो जाएगा। और फिर जब अपनी कंपनी बना रहे हो तो अपनी कंपनी की ब्रांडिंग पे ध्यान दो। ये हमने ब्रांडिंग में कवर किया कि अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप किस नाम से, किस पहचान से जाने जाएंगे। ठीक है, जैसे बर्गर किंग भी बर्गर बेच रहा है, मैकडोनल्ड्स भी बर्गर बेच रहा है, दोनों की आइडेंटिटी सेम नहीं है, अलग अलग है। इसी तरह डोमिनोज का भी पिज्जा है और आपका पिज्जा हट का भी पिज्जा है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो आइडेंटिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। जब आपने अपनी ब्रांडिंग पे ध्यान दिया, उसके बाद अपने एडवर्टीजमेंट पे ध्यान दो। क्या देखेगा कस्टमर, क्या है, क्या दिखाऊं या सुनाऊं जिससे उसका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाए। तना ना 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 नी, ओ पिज्जा आए फ्री, तना ना 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 नी, ओ पिज्जा आए फ्री। ये एक ट्यून, ये एक गाना चलाया था डोमिनोज ने कि 30 मिनट वरना फ्री। कम ऑन, क्या था ये, कुछ ऐसा ऑडियो कमांड दिया जिससे लोगों का बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ। इसी एक वजह से डोमिनोज का बहुत फेमस, मतलब एकदम से वायरल हो गया था डोमिनोज इंडिया में उस दौरान। तो एडवर्टीजमेंट में हमने क्या देखा, कुछ ऐसा दिखाना या सुनाना जिससे बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाए। और फिर जब एक बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो उसके अंदर ऑफर, डिस्काउंट, स्कीम, ये सब आप जब देते हो कि बाय वन गेट वन, वेडनेसडे को 50 रुपी ऑफ, फ्राइडे को बाय वन गेट वन फ्री, पिज्जा मेनिया, ये जितनी भी चीजें हैं, ऑफर, डिस्काउंट, ये सब कहलाया जाता है प्रमोशन। कम ऑन, एडवर्टीजमेंट के अंदर डालना है प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट के अंदर प्रमोशन का लगा तड़का, अंग अंग भड़का। ठीक है। अब ये सारी लाइनें, ये सारी कोटेशन, ये सारे स्लैंग मार्केट में इसीलिए फेमस होते हैं क्योंकि लोगों को अट्रैक्टिव अटेंशन देनी और लेनी पसंद है। अब ऐसे में अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे कस्टमर मुझे याद रखे, तो मेरा ब्रांडिंग तो हो गई, मेरी एडवर्टीजमेंट भी हो गई, मेरा नाम भी उसके पास चला गया, वो मुझे पहचानता भी है। दुकान में जाके चार ब्रांड मिलेंगे, मेरे ब्रांड को सबसे पहले उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मेरा नाम सुना। और इसी तरीके से सेल होती है। अब कस्टमर अगर आपके पास आया है तो पहले प्रोस्पेक्टिंग करो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या आप ले सकते हो या नहीं, क्वालिफाई करो, नीड असेसमेंट करो, एंड फिर फाइनली पिच करो। तो ये सारी चीजें ना आपस में कनेक्टेड है। मैं मार्केटिंग को एज ए इंडिविजुअल आपको बताऊंगा, इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। इट्स अ कंबाइन एफर्ट। ब्रांडिंग स्ट्रांग नहीं है तो एडवर्टीजमेंट में प्रॉब्लम आएगी, एडवर्टीजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो प्रमोशन कोई नहीं देखेगा, प्रमोशन नहीं किया तो सेल में मजा नहीं आएगा, और फिर अगर सेल में मजा नहीं आया तो मार्केटिंग कमजोर रह जाएगी।
तो इन शॉर्ट हमने 2 क्लासों में कवर किया व्हाट इज मार्केटिंग, और इसी मार्केटिंग को आगे लेके अब हम इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करना सीख रहे हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसी मार्केटिंग को करने के लिए मुझे सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कंटेंट क्रिएशन। आई मस्ट बी अवेयर अबाउट कि यार ये कंटेंट क्या होता है। मैंने नाम इसका 4-5 साल पहले ही सुना है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डेफिनेशन है। देर आर सो मेनी पीपल सेइंग सो मेनी थिंग्स। मैं आपको बिल्कुल कम शब्दों में हिंदी में क्लियर कर देता हूँ। कंटेंट 4 प्रकार का होता है। इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट। जैसे हमने एडवर्टीजमेंट में देखा, किसी को कुछ दिखा देना, कुछ देखा, इन्फ्लुएंस हो गया, प्रोडक्ट ले लिया। कुछ सुना देना है, ऑडियो कमांड, कुछ सुना और प्रोडक्ट ले लिया। थर्ड होता है वीडियो, देखा भी और सुना भी। वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, दुकान पे जाके वही प्रोडक्ट मांग रहा है कि भैया मैंने ऑनलाइन आपका ऐड देखा है, ये वाला प्रोडक्ट देना। और फिर फाइनली होता है टेस्ट कंटेंट, किसी को लिख के देना, या कभी आप ऑनलाइन, हम ब्लॉगिंग सीखेंगे अभी, तो रिटन कंटेंट इज द फाइनल, मतलब ये एक ऐसा कंटेंट है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दिस इज अ फाइनल स्टैंप ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट। आप अगर किसी से कोई भी बात करोगे, रिटर्न में ही करोगे। विदाउट टेस्ट यू कैन नॉट मेक अ कंटेंट। अब ऐसे में मेरे को इन चारों को अलग अलग तरीके से सीखना है, जिसमें पहले हम सीखने वाले हैं ग्राफिक। अब इसे ग्राफिक बोलो, इमेज बोलो, है ना, इसे पोस्ट क्रिएशन बोलो, ये सब एक ही है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% एक ही है। 90% सब सेम है। जब हम ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो वहां पे इन टर्म्स का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे ग्राफिक का मतलब अलग है, इमेज का मतलब अलग है, इन्फोग्राफिक अलग होता है, जिफ अलग होता है। लेकिन उसकी अभी हमें इतनी गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है। हमें केवल ये समझना है कि हमें एक इमेज बनानी है, मतलब हमें एक चित्र डिजाइन करना है, जिससे कस्टमर को हम बता पाए कि हम आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, इट्स अ पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट। नाउ ग्राफिक के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक अ लोगो। We will also going to learn how to make a business card, लेटर है, सोशल मीडिया क्रिएटिव, रिज्यूमे बनाना भी सीखेंगे, बिजनेस प्रपोजल एंड कस्टमाइजेशन भी सीखेंगे। और ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं ऑन वेरी डिटेल्ड लेवल। मतलब आप जब यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले किन बातों पे ध्यान देना है, आइए डिटेलिंग में चलते हैं। जब भी आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करो, तो ये देख लो कि वो ग्राफिक कहाँ पे पोस्ट होने वाला है। मैं अगर फेसबुक के लिए कुछ बना रहा हूँ और इंस्टाग्राम के लिए बना रहा हूँ, तो दोनों के लेआउट में डिफरेंस है। इन्हें बोला जाता है कैनवस। आपने देखा होगा, अगर कोई पेंटिंग करता है तो व्हाइट बोर्ड रख के उस पे पेंटिंग करेगा। अब ऐसे में ही अगर एक आदमी पेंटिंग करते हुए अपना व्हाइट बोर्ड, जो वो व्हाइट बोर्ड होता है ना जिसके ऊपर वो पेंटिंग करता है, अब अगर उसने वो पेंटिंग वर्टिकल रखी है, तो जो चित्र वो बनाएगा वो वर्टिकल बनाएगा। लेकिन अगर उसने वही पेंटिंग हॉरिजॉन्टल रखी है, तो वो चित्र हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो मतलब कैनवस कैसे रखा हुआ है वैसा ही चित्र बनता है। अब अगर मैं इंस्टाग्राम के लिए स्क्वायर इमेज बना रहा हूं, और फिर इसी इमेज को मैं रील्स में पोस्ट कर रहा हूं, तो ये वाला जो पोर्शन है केवल सेंटर में ही आ पाएगा। बाकी का जो एरिया है ऊपर नीचे वाला, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को तो ब्लैंक स्पेस ही कवर करेगा ना। तो इससे अच्छा ये ना रहे कि मैं पहले चेक कर लूं कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बना रहा हूँ। अब अगर मुझे पता है कि मैं रील के लिए बना रहा हूँ, तो मैं ये लेआउट लूंगा ना सीधा। और मुझे पता है कि अगर मैं इंस्टाग्राम के लिए बना रहा हूँ तो स्क्वायर लेआउट लूंगा। या फिर अगर मुझे कोई एड बनाना है तो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लेआउट लूंगा। तो सिंपल सी बात है, क्रिएटिव बनाने से पहले ये जानो कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे इसे पोस्ट करने वाला हूँ। मैं मोबाइल फोन पे भेजूंगा, तो मोबाइल फोन का लेआउट होता है वर्टिकल। मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा तो स्क्वायर। ये दो साइज आपको ध्यान में रखने हैं, ये दो सबसे ज्यादा चलते हैं आज की तारीख में। अगर इन दोनों को आप फॉलो करोगे, तो वो हर जगह अप्लीकेबल हो जाएंगे। सेकंड, आपको कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना है। देखिए, कलर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
मान लेते हैं कि आपका एक होता है बैकग्राउंड, एक होता है फोरग्राउंड। बैकग्राउंड कलर वो है जैसे इस वाली इमेज में व्हाइट कलर है, ये पूरा बैकग्राउंड है। और इस बैकग्राउंड पे ये जो येलो से लिखा है, दिस इज फोरग्राउंड, ये इसके ऊपर लिखा है। अभी इसके ऊपर लिखा है इसलिए मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड येलो है और उस पे येलो से लिखूं, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ? शायद नहीं। लेकिन अगर मैं डार्कर शेड पे येलो से लिखूं तो विजिबल है। जी हाँ। अब इसी तरीके से मैं जब भी कलर कॉम्बिनेशन पिक करूंगा, तो कलर कॉन्ट्रास्ट में पिक करो, है ना। कुछ कलर होते हैं जो गोरे होते हैं ना कुछ होते हैं ब्राइटर टोन ऑफ कलर, कुछ होते हैं डार्कर टोन ऑफ कलर। ब्राइटर कलर वो होते हैं जो ब्राइटर साइड पे होते हैं। तो इसे मैं दो शब्दों में डिफाइन करता हूँ, गोरे कलर और काले कलर, है ना। ब्राइट कलर एंड डार्कर कलर। तो अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है, काला है, तो उस पे गोरे कलर का इस्तेमाल करो। और अगर आपका बैकग्राउंड गोरा है, तो उस पे काले कलर का या फिर डार्कर कलर का इस्तेमाल करो। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, काले पे गोरा या गोरे पे काला। ये दो चीज अगर आप फॉलो करोगे, तो बाकी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। मैं अगर आपसे ये बोलूं एक ही दिन में कलर पैलेट समझा दूंगा, तो आपको कलर की इतनी नॉलेज नहीं हो पाएगी। लेकिन कलर को इस तरीके से समझिए कि बैकग्राउंड अगर ब्राइट है, गोरा है, तो उस पे गोरे कलर से लिख के विजिबिलिटी नहीं आएगी। मोस्टली हम व्हाइट बैकग्राउंड ही लेते हैं। तो व्हाइट बैकग्राउंड पे हमेशा ब्लैक या फिर डार्कर कलर, जैसे ये डार्क पर्पल हो गया, डार्क रेड हो गया, इनसे ज्यादा विजिबिलिटी आएगी। और मैं यहीं पे येलो से लिखूं या ग्रे से लिखूं, तो वो विजिबिलिटी नहीं आएगी। राइट गाइस, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर। यस सर। यस यस सर। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। मैंने देखा सही कैनवस होना चाहिए, सही कलर होना चाहिए, इसके बाद सही फॉन्ट साइज होना चाहिए। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, तो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज्यादा छोटा ना हो, सही फॉन्ट हो। अल्टीमेट गोल मेरा है कम्युनिकेशन। मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट कर पा रहा हूं या नहीं। अगर मैंने ऐसे कर्सिव में लिख दिया, ऐसे प्रभु देवा स्टाइल में मैंने कोई फॉन्ट ले लिया, और सामने वाले को वो समझ नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है, तो ये उसका नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसे समझा नहीं पाया कि क्या ऑफर चल रहा था। और वो समझ नहीं पाया तो वो ले नहीं पाया, और उसने अगर नहीं लिया तो मेरा नुकसान है। तो कोई भी क्रिएटिव अगर आप बनाते हो, फॉन्ट ऐसे यूज करो कि सामने वाले को समझ में आए। अगला पॉइंट, बहुत सारी शेप्स एंड ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी शेप एंड ऑब्जेक्टिव एक क्रिएटिव को खराब कर देती है। तो कभी भी कोई क्रिएटिव बना रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो शेप आपको लेनी है। नेवर यूज ये वाली शेप, ये ओवल, स्टार, हार्ट, हेक्सागन, इन्हें जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है। मोस्टली प्रोफेशनल पोस्ट में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल चलते हैं। और अगर कोई स्पेशल पॉइंटर है तो उसके लिए ट्राइंगल, वरना ये भी नहीं। इसी तरह आपको हर क्रिएटिव में कॉल टू एक्शन देना है। व्हाट इज कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन का मतलब होता है एक कमांड देना कि ये क्रिएटिव देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए। जैसे मैं अपना एडमिशन ओपन का एक पोस्ट बनाता हूँ, तो उसके नीचे फोन नंबर देता हूँ, टू एनरोल कॉल नाउ। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, टू एनरोल कॉल नाउ, ये है मेरा कॉल टू एक्शन। जब मैं बोलता हूँ उसे, सब्सक्राइब नाउ, कॉल नाउ, एनरोल नाउ, रजिस्टर नाउ, फॉलो नाउ, लाइक माई पोस्ट, शेयर माई पोस्ट, ये सब मैं उसे कमांड दे रहा हूँ कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये सब होते हैं कॉल टू एक्शन। आप कुछ भी काम करें, आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, तो आप लिखते हो डोनेट नाउ, तो भी वो एक कॉल टू एक्शन है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सोसाइटी का एक ग्रुप है, उसे ज्वाइन करवाना है, और आपने एक क्रिएटिव बना के नीचे ये लिख दिया, ज्वाइन द ग्रुप, ये भी कॉल टू एक्शन है। अगर आप ये नहीं लिखोगे, तो सामने वाले को एक क्रिएटिव देखा और वो देख के उसे स्वाइप कर देगा। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव आज की तारीख में वो देख रहा है अपनी लाइफ में। देखो ना, आप अपने आप भी मोबाइल फोन यूज करते हो, डे टू डे लाइफ में आप कितनी इमेजेस और कितनी वीडियोस देख रहे हो। हमारा भारत का युवा 1,000 रील पर डे देखने के मिशन पे निकला हुआ है। एक इमेज पे अगर वो रुक जाएगा, तो उसका मिशन खराब नहीं हो जाएगा? तो
हमारे जैसे लोग ऐसी इमेज पे रुकते नहीं है, ये आज की तारीख का पेन है। ठीक है, दिस इज अ वेरी पेनफुल एरिया फॉर एवरी इंडियन। हम रील देखने के चक्कर में हर इमेज को स्वैप करते हैं। तो अगर नीचे लिखा होगा कि भाई देखो इमेज आपने देख ली, कॉल नाउ, तो उसे एक कॉल टू एक्शन मिलता है कि ओके आई हैव टू कॉल, रजिस्टर तो मुझे करना है। अच्छा ये नंबर है, ठीक है मैं नंबर मिला लेता हूँ। और अगर नंबर नहीं होगा तो वो बोलेगा बाद में करता हूँ। ये डिफरेंस है। एक तरफ नंबर है, एक तरफ नंबर नहीं है। नंबर होगा कॉल करेगा, नंबर नहीं होगा तो वो बोलेगा बाद में, और बाद में वो भूल जाएगा। और इससे मुझे फायदा नहीं है। तो हर क्रिएटिव में कॉल टू एक्शन देना है, सही बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना है। खराब बैकग्राउंड हो गए तो एक आदमी उसे अवॉइड करेगा। देखिए जैसा आपके सामने इतने सारे बैकग्राउंड है, बता सकते हैं इसे क्या है ये? यह है कद्दूकस। जी हाँ, जो हमारी किचन में यूज होता है ये वो वाला कद्दूकस है। लेकिन पहली बार देखने में आपको नजर ही नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर देता है विच आर नॉट गुड लुकिंग। हमारे ब्रेन के अंदर फिल्टर लगा है, जो भी ऐसी अजीब सी शेप होगी ना, उसे हम अपने आप ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं भी ऐसी कोई अजीब सी शेप यूज करूंगा ना, तो मेरा क्रिएटिव भी रिजेक्ट हो जाएगा और कोई उसे देखेगा ही नहीं। तो सही बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छे इमेजेस यूज करने। इसी तरह अलाइनमेंट पे ध्यान देना है। जब भी ग्राफिक डिजाइनिंग करो, वेल अलाइन क्रिएटिव लुक गुड। अगर अलाइनमेंट का इशू होगा तो हमें समझाने में इशू होगा। राइट गाइस? तो ये सारे एलिमेंट आपको क्लियर हुए? सही कैनवस, कलर, फॉन्ट, शेप, कॉल टू एक्शन, बैकग्राउंड और अलाइनमेंट के साथ हमें ग्राफिक डिजाइनिंग करनी। समझ गए? कोई डाउट, कंफ्यूजन? No, sir. So, चलो फिर इसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे अपने लिए कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो हम यहाँ पे कैनवा का इस्तेमाल करते हैं। कैनवा, आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ। आप सबको कैनवा पता ही होगा। अब अगर मैं कैनवा पे लॉग इन करना चाहता हूँ तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। आप ऐसे ऑनलाइन सर्च करेंगे कैनवा, तो कैनवा के ऊपर यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन आता है गाइस, जिन्होंने कैनवा पे लॉग इन नहीं किया हुआ है कभी। ऐसे लॉग इन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा लॉग इन विद गूगल। आपको इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में कम से कम 150-200 से भी ज्यादा वेबसाइट पे लॉग इन करना पड़ेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी शुरुआत है कोर्स की। कम से कम भी 150-200 वेबसाइट पे लॉग इन करना पड़ेगा अभी। हर दिन हम नया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे, वहां पे लॉग इन होगा। लॉग इन करने का तरीका एक बार देख लो बस। हर बार ऐसे ही लॉग इन करना। जब भी लॉग इन विंडो पे जाओ या साइन अप विंडो पे जाओ, कम ऑन दोबारा बोलता हूँ, कभी भी लॉग इन विंडो पे जाओ या साइन अप विंडो पे जाओ तो गूगल का आइकन देखो। अगर यहाँ पे गूगल का आइकन है या नाम लिखा है तो लॉग इन विद गूगल ही करो। इससे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाती है और पासवर्ड आपके गूगल अकाउंट में सेव हो जाता है। और यहाँ से आप फ्यूचर में अगर आप कभी भूल भी जाओ अपना पासवर्ड, तो गूगल पासवर्ड मैनेजर में जाके देख सकते हो। तो आपके ब्राउजर में पासवर्ड सेव हो जाता है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप अगर कहीं पे भी लॉग इन करोगे, चाहे जीमेल से करो या साइन अप करके करो, लॉग इन आईडी पासवर्ड कहीं पे लिख लोगे। भूलना नहीं है कभी भी, क्योंकि हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। हो सकता है आप भूल जाओ, हो सकता है मिसप्लेस हो जाए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि आप गूगल के थ्रू यहाँ पे लॉग इन करो। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि आप उसे कहीं पे लिख लो। तीसरा ये है हर बार सेम यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करो। सेम यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा सा याद या मेमोराइज आसानी से हो जाता है। तो अब ऐसे आप यहाँ पे लॉग इन विद गूगल करोगे या आपसे जीमेल वेरिफिकेशन पूछेगा, जैसे ही आप जीमेल आईडी डालोगे ये आपका लॉग इन हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल वे हाउ यू कैन लॉग इन इनटू कैनवा। कैनवा पे आने के बाद इस तरीके से पैनल मिलता है। अब इस पैनल को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक स्लाइडर मिलेगा जिसके ऊपर बहुत सारे एलिमेंट है। लाइक यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट है, प्रेजेंटेशन है, फ्लायर है, लोगो है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। इंस्टाग्राम स्टोरी, वीडियो, रिज्यूमे, ये सब अवेलेबल है। ठीक है। अब इन सारी चीजों के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हो। लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रीलांस,
तो यहीं से क्रिएटिव बना के फ्रीलांस भी शुरू कर सकते हैं हम। और ऐसे में अब अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमने बात करी कि कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अपनी एक कंपनी बनाएंगे कि हमारी कंपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है। जैसे जोमेटो खाना डिलीवर करता है, ओला उबर कैब सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप रियल एस्टेट में हो, ट्रैवल में हो, एजुकेशन में हो, कोई भी काम करते हो, उस फील्ड के लिए लोगो डेवलप करना है। तो यहाँ पे आके अगर आप देखोगे तो एक लोगो का ऑप्शन है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लोगो बनाने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद ये आ गया आपका ब्लैंक कैनवस, जो मैं अभी आपको बता रहा था एलिमेंट्स में कि सही कैनवस पिक करना है। तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर ब्लैंक कैनवस, वो व्हाइट बोर्ड जिसके ऊपर पेंटिंग होती है उसे कैनवस बोलते हैं। और यहाँ पे भी ये जो व्हाइट बोर्ड है जिसके ऊपर हम एक लोगो बनाएंगे उसे भी हम कैनवस बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे लोगो बनाना है तो लोगो बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। पहला होता है एलिमेंट, दूसरा होता है टेक्स्ट, तीसरा होता है कलर। इन तीनों चीजों को मुझे अच्छे से अरेंज करना है और एक लोगो बनाना। अब मान लेते हैं कि मैं किसी भी चीज पे लोगो बना रहा हूँ, लाइक आई एम मेकिंग अ लोगो ऑन कॉफी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलेगा वो होगा एलिमेंट। एलिमेंट वाले ऑप्शन में जाके मुझे सर्च करना है कॉफी। जैसे ही मैं कॉफी सर्च करूंगा तो कॉफी से रिलेटेड एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे और इन एलिमेंट को यूज करके मैं अपना लोगो बना सकता हूँ। कैनवा प्रीमियम मॉडल पे चलता है, कुछ फ्री होता है बाकी प्रीमियम। तो आपको यहाँ पे सी ऑल करके जो एलिमेंट फ्री है वो पिक करने हैं। यहाँ पे आके देखिए, जैसे ये कप है ये फ्री है बिल्कुल, आप इसे यहाँ पे क्लिक करके इसे पिक कर सकते हैं। ठीक है। ये एक कप है जिसके इस्तेमाल से आप यहाँ पे अपना लोगो बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं कॉफी का लोगो बना रहा हूँ, तो ये मैंने सबसे पहले लिया एलिमेंट। जैसे ही आप इस एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो इसके राइट हैंड साइड में या चारों तरफ ऐसे डॉट आ जाएंगे। इस डॉट से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है। यहां से आप इसे क्रॉप कर सकते हो, तो मुझे क्रॉप नहीं करना। तो मेरे मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अनडू। कीबोर्ड में शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड, और इस तरीके से मैं इसे रीसाइज कर सकता हूँ। और देखिए जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो कुछ पिंक लाइंस आ रही है यहाँ पे। ये जो पिंक लाइन है ये डिफाइन करती है अलाइनमेंट। अब अगर मैंने इसे बिल्कुल सेंटर में रखा है तो ये हो गया वर्टिकली सेंटर अलाइन, और मैंने इसे यहाँ पे रखा है तो ये हो गया हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन। और अगर मैं इसे बिल्कुल सेंटर में रखता हूँ तो ये हो गया वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन, मतलब सेंटर ऑफ अ कैनवस। इस तरीके से अलाइनमेंट की लाइंस होती है, इन्हें आपको फॉलो करना है। नाउ अब मैं यहाँ पे इसे अलाइन करता हूँ और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके लिए एक नाम सोचना है। तो यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन आता है टेस्ट। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे ना मेन्यू में तीन चार ऑप्शन है, एलिमेंट भी है यहाँ पे, टेस्ट भी है, अपलोड भी है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। इन्हें हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो अभी हमने पहले एलिमेंट के अंदर जाके एक एलिमेंट लिया और फिर टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके एक हेडलाइन ली। जैसे ही क्लिक करोगे वो हेडलाइन यहाँ पे आ जाएगी। इसे भी आप यहाँ से अलाइन कर सकते हो छोटा बड़ा। ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं डबल तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ और मैं बना सकता हूँ प्रेने कैफे। ठीक है। मैंने बोल दिया प्रेनिक कॉफी हाउस। ठीक है, ऐसे करके मैंने नाम रख लिया। अब ये प्रेनिक कैफे कॉफी हाउस बड़ा लंबा नाम है, तो अगर मैं इसे दूसरी लाइन में लाना चाहता हूँ तो ऐसे यहाँ पे एंटर मारूंगा तो ये दूसरी लाइन में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये अलाइनमेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गैप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखो, ये इतना एरिया में ना गैप है, इसकी वजह से ये वेल अलाइंड नहीं है। अलाइनमेंट का ऑप्शन जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था वो वाला है कि वेल अलाइंड नहीं है ये। तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और अब देखो ऊपर की तरफ टॉप पे मुझे कुछ ऑप्शन आने लगे। अब ध्यान से सुनो, मैं जिस एलिमेंट पे क्लिक करता हूं, जैसे मैंने इस फॉन्ट पे क्लिक किया तो इस फॉन्ट को एडिट करने के ऑप्शन ऊपर आ गए। मैं कप पे क्लिक करूंगा तो कप को एडिट करने के ऑप्शन ऊपर आ जाएंगे। जिस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करोगे, जैसे मैं ये वाले एलिमेंट को क्लिक करूंगा तो इसको एडिट करने का ऑप्शन आ गया, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ऊपर मुझे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो आपको मिल जाता है फॉन्ट। आप यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। फॉन्ट के साथ आप उनका फॉन्ट साइज भी सेलेक्ट कर सकते हो, कम ज्यादा। देन आता है फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका कलर चूज कर सकते हैं। फिर बोल्ड, इटैलिक, मैं इसे एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, पहले पे है फॉन्ट स्टाइल, फिर है फॉन्ट साइज, फिर है यहाँ पे टेक्स्ट कलर, फिर है यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है अपर केस एंड लोअर केस का, मतलब अगर छोटे अल्फाबेट है तो बड़े हो जाएंगे, बड़े हैं तो छोटे हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है, वेट अ मिनट, ये है ऑप्शन अलाइनमेंट का। ध्यान से देखिए कहाँ पे है, मैं इसे जूम आउट करता हूँ। मैंने जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है, ऊपर की तरफ ऑप्शन आ रहा है अलाइनमेंट का। ठीक है, जब तक मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आएगा नहीं। जैसे मैं अगर कहीं और क्लिक करूंगा कैनवस पे तो ये चला जाएगा। फिर आप बोलोगे ऑप्शन कहाँ गए, तो नहीं मिलेंगे। तो जो ऑप्शन एडिट करना है उसे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा अलाइनमेंट तो ये देखो लेफ्ट अलाइंड हो गया। अलाइनमेंट के ही बराबर में ऑप्शन है लिस्ट एंड स्पेसिंग का। मैं ऐसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इन लेटर्स को ऐसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ, प्लस इनके बीच का भी गैप कम ज्यादा कर सकता हूँ। और इस तरीके से मैं यहाँ पे अपने लोगों को वेल अलाइन कर सकता हूँ। जैसे अब मैं यहाँ पे इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे बोल दिया प्रीनिक कॉफी रखेंगे बस नाम। ठीक है, और इसे अपर केस करेंगे तो ये हो गया कॉफी अपर केस, ये हो गया प्रेनिक अपर केस। और नीचे वाले को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो ये भी तो पॉसिबल है। और अब इस फॉन्ट को पकड़ के बड़ा कर दिया, इसके साइज का। ये बन गया मेरा एक लोगो। और अब अगर मैं बॉटम वाले फॉन्ट को क्लिक करके चेंज कर दूं तो इस तरीके से कुछ ये दिखेगा। इस पूरे को सेलेक्ट करके, ये होता है सिलेक्शन बनाना। जब मैं क्लिक करके इन दोनों चीजों को कवर करूं तो ये दोनों का सिलेक्शन बना। अब ये दोनों चीजें एक साथ मूव होगी। मैं इसे यहाँ पे ग्रुप भी कर सकता हूँ और अनग्रुप भी कर सकता हूँ। ये तरीका है एक लोगो बनाने का। अब इस लोगो को हमने बनाया है हॉरिजॉन्टल, आप सेम इसी लोगो को वर्टिकल भी बना सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद मैं इस तरीके से अपने लोगो को प्लेस कर सकता हूँ। ये मैं वर्टिकल बना रहा हूँ इसे अब। तो मैं चाहूँ तो अपने लोगों को ऐसे भी बना सकता हूँ और इस तरह से भी बना सकता हूँ। प्लस अब मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैं अगर फॉन्ट को सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास ऊपर इफेक्ट का ऑप्शन आता है। इफेक्ट के अंदर जाके मैं इसके अंदर शेडो भी डाल सकता हूँ। देखो, शेडो के अंदर कलर भी डाल सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इनका लेआउट भी चेंज कर सकता हूँ, कितना कौन सी डायरेक्शन में आपको रखना है, ये देखो। और ये एक बिल्कुल बेसिक सेटअप है, या ये बिल्कुल एक बेसिक लोगो है जो हम यहाँ पे बनाना सीख सकते हैं।